दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे बेबस पिता की दर्द भरी कहानी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुमैया महमूद एक आम आदमी की तरह घरेलू कामों में लगे रहते थे। मियाँ बीवी दोनों में बहुत प्यार था। बीवी बताती है कि मेरे पति महमूद बहुत अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और महमूद साहब की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। ना कोई घरेलू मददगार था। ऐसी हालत से मेरी तरह और भी बहुत सारी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी थी। मेरी तीनों बेटियों में सब में 1.5 साल का फ़र्क था। मैं उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। महमूद का छोटा सा घर है, कम सैलरी, ना कोई नौकर ना कोई चाकर। छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेले घर के कामकाज संभालने होते थे। महमूद भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। महमूद के अब्बा मेरी शादी से चंद साल पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए बच्चों के साथ घर संभालना बहुत ही कम पैसों में बहुत मुश्किल होता था। हालांकि महमूद साहब सुबह का नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते थे, लेकिन जब वो ऑफिस चले जाते तो पूरा दिन घनचक्कर बने गुजारना पड़ता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। महमूद शाम को घर लौटते, वो भी आते ही बच्चों में लग जाते और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके हारे होते कि लेटते ही सो जाते। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई और बाकी काम। ये सब संभालते हुए मेरे दिन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन महमूद एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर ले आए और फिर मुझसे बोले, लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल कर दिया। आज से ये नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगी ये इनकार नहीं करेगा और शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाएगा। महमूद मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वो लोग कुछ महीने के लिए दुबई घूमने फिरने गए हैं और यहाँ उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी काम काज हो बता देना। देखने में वो अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफ़ेद थे और नज़रें झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे सुकून होता। ये बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन महमूद के बॉस का हुक्म था, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते थे। वह सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते और शाम को 7 बजे वापस चले जाते। घर का कामकाज मैं उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से एक जरूर काम आसान हो गया था। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते, मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छे से काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो बिटिया। पुराना शाल लिबास पहने हुए और कंधे पर रुमाल लटकाए वे गर्मी में माथे का पसीना पोंछते हुए मेरी मदद कराने आ जाते। वे मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम कहते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ आप रहने दें, हम कौन से अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आप पर ज़रूरी है। बस आप तो बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से सामान ला दिया करें। बाजार की चीज़ें मैं उनसे मंगवा लेती थी और 7 बजते ही वो वापस जाने के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊं। जब मैं कहती कि जाइए तो मुझे कहते कि 10 रुपये दे दो और रोज़ 10 रुपये मैं उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख लें, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे, बेटा सिर्फ 10 रुपये ही लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, बस 10 रुपया ही लूँगा। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसलिए अब मैं उन बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब खाना बना रही होती तो वे बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। जब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करती
तो वे मेरे बच्चों के बारे में मुझसे बात कर लेते। कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे किसी भी चीज़ पर चर्चा करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और फिर वे मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैंने उनसे नज़रें चुरा ली, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस वे खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी है उनसे घर वालों के बारे में पूछने की। बेहतर है कि अपने काम से काम रखूं। खैर, अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा ही था। फिर बातों ही बातों में वो अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे थे। मैंने एक बार और सवाल पूछा कि बड़े मियाँ असलम साहब की बीवी का तो आपने जिक्र ही नहीं किया, वह कैसी है? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वो भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे, मिजाज की तेज है लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर है तो नखरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। फिर मैंने सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा, बड़े मियाँ असलम साहब आपको तनख्वाह क्या देते हैं? वो कुछ पल के लिए मुझे घूरकर देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिया। मैं जरा बच्चों को देख लूं, ऐसा कहकर वो किचन से बाहर निकल गए। एक बार वो किचन में बर्तन धो रहे थे। गर्मियाँ अपने जोर पे थी। उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा रखी थी। जब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़ी तो गहरे गहरे जख्मों के निशान थे। लग रहा था कि जैसे बुरी तरह से हाथ जला हो। बड़े मियाँ, ये कैसे जला? ये सुनकर वे हड़बड़ा गए। उनका हाथ देखकर मेरा दिल दहल गया। घबराहट के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीनें नीचे की और फिर से बर्तन धोने लगे। उनके चेहरे पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। ना जाने क्यों मुझे उन पर कुछ शक होने लगा। शाम के 7 बजते ही उन्हें वापसी की जल्दी होती थी। कई बार महमूद भी उनसे कहते थे कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम कर लिया करें या फिर कुछ देर रुक जाया करें। लेकिन नहीं, जल्दीबाजी दिखाते, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वो अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वो, जैसे तुम महमूद मियाँ का रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। यह सुनकर मैं बोली, बड़े मियाँ आपको बड़ी अम्मी से बहुत मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वो इंतजार करती होंगी। मेरी इस बात से उनके चेहरे पर उलझन छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बिटिया, वो मेरा इंतजार करती है और मैं जरा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी राहें ताकने लगती है। घर जाता हूं तो उसके पास बैठता हूं। पोतियां आकर गले लग जाती हैं, हाथ चूमने लगती हैं। दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाती हैं। बहू आकर सिर पर प्यार लेती है, पानी का गिलास लाकर देती है। बहू कहती है, बाबा खाना गर्म है, कहिए तो लगा दूं। लेकिन एक तुम हो कि मुझे खिलाए बिना जाने ही नहीं देती। मुझे बहू को रोज इनकार करते हुए शर्म आती है। फिर रात को बेटा घंटों मेरी टांगे दबाता रहता है, बहुत मना करने पर भी नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि मैं दिन में करता ही क्या हूँ। महमूद मियाँ और सुमैया मुझे काम करने ही कहाँ देते हैं, मेरा बड़ा ही ख्याल रखते हैं। लेकिन कहता है, अब्बा मियाँ जब तक मैं आपकी सेवा न कर लूँ मुझे नींद नहीं आती। उनकी यह बातें सुनकर मैंने कहा कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा है जो माँ बाप की इतनी सेवा करता है। फिर बड़े मियाँ बोले, असलम की माँ जब तक मुझे दिन भर की बातें ना बता दे उसे चैन कहाँ पड़ता है, उसकी तो बातें ही खत्म नहीं होती, आँख लग जाती है। ये कहकर बड़े मियाँ हंसने लगे और कहने लगे कि उम्र गुजर गई जमीली, पर तुम्हारी मोहब्बत अभी भी वैसी ही है। फिर तो बड़े मियाँ मुस्कुराते हुए आंखों में आई नमी को पोंछने लगे। फिर मैंने कहा, औरत की मोहब्बत कहाँ पुरानी होती है, वो तो समय गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। मेरी इस बात पर वो मुझे घूर कर देखने लगे और बोले, तुम बिल्कुल जमीला की तरह बातें करती हो। सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप नौकरी क्यों करते हो? मेरे सवाल पर बड़े मियाँ का फिर से रुख बदल गया। अजीब सा मिजाज था उनका। कभी बात करने पर आते तो घंटों तक अपने घर वालों के किस्से सुनाए रहते।
कभी बात करने पर आते तो घंटों तक अपने घर वालों के किस्से सुनाते रहते। कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए ही उठकर चले जाते और मेरे इस सवाल पर भी बिना जवाब दिए उठकर चले गए। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। बेटे की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, इसीलिए तो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। ये सब सोचकर मैंने महमूद से कहा कि आपके बॉस बड़े मियाँ को महीने की सैलरी देते होंगे, जिससे उनका गुजर बसर तो हो ही जाता होगा। लेकिन जब आपके बॉस यहाँ नहीं हैं तो बड़े मियाँ को घर का खर्च चलाने में बड़ी मुश्किल होती होगी। आप उन्हें और पैसे दिया करें ताकि वह अपने घर को अच्छी तरह से चला सकें। महबूब साहब बोले कि वो लें तब दूँ ना, हर बार इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं सुमैया से 10 रुपये लेता हूँ, यही मेरे गुजारे के लिए काफ़ी है। महमूद की बात सुनकर सुमैया ने ठान लिया कि बड़े मियाँ से पूछूंगी जरूर कि 10 रुपये के नोट से आखिर होता ही क्या है। अगले रोज बड़े मियाँ को 10 रुपये का नोट देते हुए पूछ ही लिया कि उन्हें मिलता क्या है। इस बार वो खामोशी से बाहर नहीं गए, बल्कि मुझसे कहने लगे कि मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं और महमूद दोनों ही बड़े मियाँ के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियां थीं, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिरी मकान के सामने हम बड़े मियाँ के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया। मैंने और महमूद ने एक दूसरे को हैरत से देखा। फिर हम अंदर दाखिल हो गए। घर बिल्कुल वीरान सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। हर कमरे में 2 लकड़ी के दरवाजे थे। आंगन पर लगे पेड़ सूख चुके थे। हर चीज़ पर मिट्टी की परत जमी थी। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जिस पर मिट्टी गिरी हुई थी। घर में कोई और मौजूद नहीं था। वहाँ पर केवल वीरानी ही वीरानी थी। बड़े मियाँ की चारपाई उस कब्र के बाईं तरफ बिछी हुई थी। करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर एक स्टील का गिलास था जो कि उल्टा था। बड़े मियाँ सबसे पहले उस कब्र के पास गए और बोले, जमीला देखो तो सही कौन आया है। अरे तुमको बताया था ना कि बिटिया आने की जिद कर रही है। बहाने बनाकर तुम लोगों के बारे में पूछती रहती है, इसलिए इस बार मैं अपने साथ ले आया। मेरे कदम तो यह सब देखकर वहीं जम गए। महमूद की हालत भी मुझसे कुछ अलग न थी। बड़े मियाँ ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर लगा दी। फिर पलटकर हमें देखने लगे और बोले, तुम दोनों क्यों रुक गए? अरे आओ, तुम पूछती थी ना कि मैं 10 रुपये क्यों लेता हूँ। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो अब मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। बावर्ची खाने में होगी, वो मेरे लिए खाना तैयार करती होगी। ये कहकर वो मेरे पास आए और मेरा हाथ थामकर अपने बावर्ची खाने में ले गए, जहाँ के हालत भी बाकी घर जैसे ही थे। खाली बावर्ची खाना था, चंद स्टील के बर्तन थे, वो भी मिट्टी से सने हुए। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई है। फिर वो मुझे और महमूद को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर महमूद और मेरे होश उड़ गए। खौफ की नज़र से हमने बड़े मियाँ को देखा। तस्वीर में बड़े मियाँ अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 21 या 22 साल का लग रहा था और बहू शायद 19 या 20 साल की होगी। महमूद की आंखें फैली हुई थीं। अरे ये तो असलम सर हैं। महमूद ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह शब्द सुनकर अब मैं निठुर सी होकर रह गई थी। मैंने आज तक महमूद के बॉस को नहीं देखा था, बस जिक्र ही सुना था। बड़े मियाँ, आप असलम सर के बाबा हैं? महमूद की आवाज़ हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। बड़े मियाँ की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। बड़े मियाँ बोले, नहीं बेटा, मैं तो उसका नौकर हूँ। और अब वो फूट फूट कर रोने लगे। महमूद ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। अब वो महमूद के गले लगकर
फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी आंखें ये सब देखकर पथरा गई थी। बड़े मियाँ बोले, मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर ही क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी। बेटे की अच्छी परवरिश की खातिर, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने की खातिर खुद की नींद चैन सब हराम कर लिए थे। शुरू से ही रफ़ी साहब के घर का नौकर था। उस वक्त मुझे रोज़ 10 रुपये मिलते थे। उससे मेरा घर अच्छे से चल रहा था। सुबह से मेरी ड्यूटी रात 8 बजे तक होती थी। असलम छोटा था। मेरी बीवी पूरा दिन मेरी माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। बेचारी कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई कि मेरी माँ को किसी काम के लिए इनकार कर दे या मेरे बाप को आंख उठाकर भी देखती। बस सिर झुकाए दिन रात सास ससुर की सेवा में गुजार दिए। मैं 9 बजे घर लौटता था, अपने बाबा के पैर दबाता और माँ से दिल की बातें सुनकर बीवी के पास जाता। बस वही 2 घंटे की हमारी अपनी ज़िंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। असलम के जन्म होने के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके झूठे खाने खाने को मजबूर हैं। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। और वक्त आगे बढ़ता रहा। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब जमीला ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर ही ना हुई। कब हमारी जवानी असलम की परवरिश और उसकी ख्वाहिश पूरे करते करते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई, हमें पता ही ना चला। असलम अब नौकरी पर लग चुका था। मैंने अपने सेठ रफ़ी साहब से कहकर असलम की उनके ऑफिस में नौकरी लगवा दी। वो भी मेरी बात मान गए, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनकी घर की सेवा में गुजारी थी। बस रोज़ 10 रुपये की सैलरी पर। बाकी वो अपने घर का बचा खाना और जूते कपड़े दे देते, जिन्हें पहनकर मैंने और जमीला ने वक्त गुजारा था। साहब की एक ही बेटी थी, जिसका नाम था गुलनाज। गुलनाज इकलौती लड़की थी, बहुत ही घमंडी और बदतमीज। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी, लेकिन मैं था ही नौकर, तो नखरे क्या दिखाता। बस यहीं तक रहती तो तकलीफ न देती। असलम की अच्छी सैलरी पर नौकरी लग गई थी। मैंने सोचा अब हम दोनों बुढ़े बुढ़ी के दिन बदल जाएंगे। मैंने भी अब नौकरी पर जाना छोड़ दिया था। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। जो वक्त मैं अपनी बीवी को जवानी में न दे पाया, बुढ़ापे में हम दोनों साथ गुजार लेंगे। सोचा तो यही था, जैसी सेवा जमीला ने मेरे माँ बाप की वैसे ही हमारी बहू हमारी भी करेगी। असलम की पहली सैलरी मिलने पर मैंने रफ़ी साहब से कहा कि अब मुझे नौकरी से छुट्टी चाहिए। वो भी खुशी से मान गए। चंद महीने घर पर रहकर ही गुजारे थे कि एक दिन रफ़ी साहब मेरे घर आए और गुलनाज के लिए असलम का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया था, कहाँ असलम और कहाँ गुलनाज। असलम खूबसूरत तो था ही, साथ ही मेहनती भी था। रफ़ी साहब को और क्या चाहिए था। सारी ज़िंदगी तो मेरी उनकी गुलामी में चली गई थी, अब उन्हें असलम की गुलामी चाहिए थी। उनकी घमंडी बेटी अगर किसी दूसरे घर में विदा होकर जाती तो 4 दिन भी न रह पाती, इसलिए उसने असलम को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी, उससे शादी करने पर वो डटा रहा। आखिर मुझे ही बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। गुलनाज चंद दिन ही हमारे घर की जीनत रही, फिर असलम को भी अपने साथ ले गई। जमीला बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटे की अपनी ज़िंदगी है, उसे गुजारने दो। वो कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी ख्वाहिशों पर मिट्टी डालकर असलम की ख्वाहिश को पूरा करने में उम्र गुजार दी, क्या ये दिन देखने के लिए। मैंने कहा वो हमारा फ़र्ज़ था। वो रोने लगी, कहने लगी उसका कोई फ़र्ज़ नहीं। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वो बीमार रहने लगी। असलम पहले तो हफ्ते में एक बार चेहरा दिखाने आ जाता था। घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे भी देता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने जब देखा कि बेटा अब खर्च भी नहीं देता, तो किसी और घर में नौकरी कर ली। जमीला की जवानी भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजरी थी और बुढ़ापा भी इंतज़ार में ख़त्म हो गया। मुझे अगर ज़रा देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती, और यही इंतज़ार एक दिन कब्र में बदल गया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसलिए मैंने जमीला को नहीं जाने दिया और यहीं इसी आंगन में दफना दिया। असलम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजारता था, लेकिन रात को मुझे लगता कि जमीला अकेली है, इसलिए वापस घर पर ही रात गुजारता। असलम ने कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं। आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारता है।
मेरे लड़के के भी बच्चे अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल निकले हैं, इसलिए मेरी हैसियत उस घर में वही है जो पहले होती थी। आज भी मैं वहाँ नौकरी करता हूँ और अपनी तनख्वाह के 10 रुपये लेकर जमीला के लिए अगरबत्ती खरीदता हूँ। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 10 रुपये की अगरबत्ती ले आता हूँ। सोचता हूँ सारी ज़िंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते करते गुजार दी, उसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुझे देने के लिए नहीं है। अपने मेहमानों के सामने भी वह मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी नौकरी करते ही गुजरी है। फिर नौकर कहलाने में किसकी शर्म। अब जब जमीला को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी उसके पास मौजूद हूँ, उससे बातें करता हूँ। अपनी ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं। बड़े मियाँ की बातें हम दोनों मियाँ बीवी आंसू बहाते हुए सुन रहे थे। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी। ये कैसा जुल्म था और कैसी अंधी नगरी। असलम के इतने बड़े घर में नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक पिता की सेवा ना की जा सकी। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जिस माता पिता ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही बच्चा अपने माँ बाप का दुश्मन बन जाता है। एक पिता की ये दर्द भरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।